हेलो क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अभी तक सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। काफ़ी कुछ हम लोग आगे तक आ गए हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। अभी हम लोग प्रेजेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं शुरुआत से बताऊं, तुम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें को रिवाइज कराऊं, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सबसे पहले पढ़े कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट क्या रहता है, सेम रहता है। ये सब पढ़ने के बाद आपने कंसंट्रेशन पढ़ा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कई सारी यूनिट थी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन और फॉर्मेलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी कहानियों को पढ़ा, उनसे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को सीखा। उन न्यूमेरिकल को सीखने के बाद हम लोगों के पास आया था एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम लोग हेनरी लॉ के नाम से जानते थे। हेनरी लॉ, उसकी एप्लीकेशंस, हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल, और उसके आफ्टर दैट हम लोग राउल्ट्स लॉ पे आए। राउल्ट्स लॉ के बाद हम लोगों ने आइडियल नॉन आइडियल सीखा, एजोट्रोपिक मिक्सचर सीखा, और उतनी चीजों के हो जाने के बाद हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसे हम जानते थे किस नाम से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें, सुनिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend only on the number of solute particle, not on its nature। जनरली आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ हमने डिस्कशन किया था, जिनमें से पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस किए थे वो मेरा प्यारा बेटा निकल के आ रहा था, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपने सीखा कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पर होता क्या था मेरा प्यारा बेटा, जो वो वेपर प्रेशर होता था सॉल्वेंट का वो कम हो जाता था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और वहां भी कई सारी चीजें उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखे। पिछली वीडियो में और पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक सीखा था, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। कब? अगर तुम ऐड करते हो क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। तुम अगर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उससे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा प्यारा बेटा तुम लोगों को नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा, डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज हो जाना, और वैसे भी ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट ही तो हुआ भाई। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट टर्म है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने पे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो मेरा प्यारा बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या उसमें लोअरिंग हो जाएगी। तो पहले तो सेंटेंस लिख ले रहा हूं। सेंटेंस क्या निकल के आ रहा है, थ्योरी में ये निकल के आ रहा है कि व्हेन वी ऐड, जब आप कर क्या करते हो मेरा बच्चा, ऐड करते हो। व्हेन वी ऐड, जब आप क्या करते हो, ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो देख लेते हैं मेरा बच्चा। व्हेन वी ऐड क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब मेरा प्यारा बेटा आप क्या करते हो, ऐड करते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके अंदर, इनटू द नॉन वोलेटाइल, जनरली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है विल बी डिक्रीजेस और लोअर्ड, विल बी डिक्रीजेस और लोअर्ड। ये मेरा प्यारा बेटा क्या हो जाएगा, या तो डिक्रीज हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। पहले तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये वर्ड ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या सेंटेंस कह रहा है कि अगर तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड कर देने पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, और वो भी किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो मेरा प्यारा बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर कई बातें निकल के आती हैं, उन बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ बातें समझते हैं। इन बातों में से सबसे पहली बात जो आपके सामने आ रही है वो ये कि मुझको ये समझना पड़ेगा प्यारा बेटा कि भाई ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। सर आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा था, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये पढ़ रखा है। अगर मैं 9th 10th की डिफिनेशन के तौर पे चीजों को समझाने की कोशिश करूं
तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता था ये एक ऐसा टेम्परेचर होता था, इट कैन बी डिफाइंड एज दोज टेम्परेचर जिसपे कोई भी जो लिक्विड होता था एट विच अ लिक्विड स्टार्ट, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड स्टार्ट हो जाता है टू फ्रीज या कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, या फिर फ्रीज करना स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड, स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड। मतलब मुझसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। भाई देखो जैसे वाटर है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। यहां पर हम जैसे बॉइलिंग पॉइंट की एक अदर डिफिनेशन लेके चीजों को समझा था, यहां पर भी डिफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप मेरा प्यारा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट को कंसीडर करोगे ऐसे एक ऐसा टेम्परेचर एट विच जहां पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, जहां पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है that will be equal to the vapor pressure of solid solvent, vapor pressure of solid solvent, vapor pressure of solid solvent। अब वो धीरे धीरे थोड़ा आप लोगों को अंदाजा लगना स्टार्ट हो जाएगा, जब धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ोगे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रीज पॉइंट नॉर्मली पता है जब लिक्विड फ्रीज करना स्टार्ट हो जाए, हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये सेंटेंस को समझ में आ गया, क्या सेंटेंस समझ में आ गया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। यहां पे मेन मुद्दे की बात हम ये करने जा रहे हैं कि कम तो चलो हो गया बेटा, लेकिन इसको ग्राफिकली भी थोड़ा समझते हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो जैसा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में समझ रहे थे लगभग वैसा ही तुम यहां पर भी समझ सकते हो। मैं फ्रीजिंग पॉइंट के टॉपिक को बहुत लंबी नहीं खींचना चाह रहा हूं क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही मेनली आते हैं। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी समझ में आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा कम शब्दों में ही जल्दी से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेन एस्पेक्ट है उनके ही डिस्कस करेंगे। चलिए ग्राफिकली समझते हैं। अगर मैं ग्राफिकली समझूं तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे दो चीजों के बीच में। किसके बीच में? पहले तो एक हमने बना दिया वेपर प्रेशर, पहले तो एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया किसके बीच में? वेपर प्रेशर, जैसा हमेशा ड्रॉ करता हूं। और एक हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया मेरा प्यारा बच्चा, क्या? टेम्परेचर। हमने ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश की और किसके बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या सुनना है? अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो वेपर प्रेशर में मैं कहूं कि माना तुम्हारे सामने ये प्योर सॉल्वेंट है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। मैं कहूं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो पिछली क्लासों में समझा है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। ये ग्राफ ऊपर भी बनता है। मतलब मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनाने की कोशिश करूं तो आपके सामने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ ऐसे बनेगा। भाई मैं पूछूं कि क्यों सर ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे की तरफ क्यों है? तो आप कहोगे ऑब्वियस सी चीज है कि जब तुम सॉल्यूट मिला देते हो तो सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम नहीं हो जा रहा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वैसे भी सॉल्वेंट से कम होगा। तो ये बात तो आपको पता होनी ही चाहिए। यहां पर अगर मैं एक सॉलिड के वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस करूं, सॉलिड सॉल्वेंट के, ठीक है, जो सॉलिड के फेस को रिप्रेजेंट करता है, जो सॉलिड के फेस को रिप्रेजेंट करता है, ये जो रेड में है दैट रिप्रेजेंट द फेस ऑफ द सॉलिड, ये सॉलिड के फेस पे को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक बात और बता दूं कि जब फ्रीजिंग पॉइंट की बारी आती है तो फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड एंड सॉलिड बोथ स्टेट, जो दोनों की दोनों स्टेट होती हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ध्यान रखना। अब यहां पर ध्यान देना, हमने क्या कहा कि अगर कर्व पे तुम ध्यान दो बेटा, ये कर्व यहां पर कहानी आपको मिलेगी। अब हमने कहा यहां पर समझाने की कोशिश किया, मैंने क्या कहा? हमने कहा कि वो टेम्परेचर एक्स एक्सिस में देखिए क्या, दैट टेम्परेचर,
वो टेम्परेचर जिसपे सॉल्वेंट का, बोर्ड पे देखिएगा ग्राफ में, वो टेम्परेचर जिसपे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है, जहां पे सॉलिड के साथ मिल रहा है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, और किसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा? सॉल्वेंट का, मतलब टीएफ नॉट। क्लियर है? अब यहां पर जहां पर सॉल्यूशन जो है ये लिक्विड स्टेट है, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां पर सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड के कर्व से मिलता है, मतलब जिस जगह पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ही कहलाएगा। लेकिन किसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा? सॉल्यूशन का। तो तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि भाई ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में तुमको क्या दिख रही है? कमी दिख रही ना। फ्रीजिंग पॉइंट पहले यहां था, अब यहां हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट में तुमको क्या दिख रहा है? डिक्रीमेंट दिख रहा है। तो यही जो कमी निकल के आई है, इस कमी को, इस डिक्रीमेंट को, इस लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम कहते हैं किस नाम से? इसी को हम जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर इसी को हम एक नाम दे सकते हैं, इसी को हम कहते हैं किस नाम से? लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए मेनली न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ही आपके बोर्ड में ज्यादातर आता है, इसलिए जो थ्योरेटिकल चीजें जितना मिनिमम से मिनिमम मैंने कवर करने की कोशिश किया उससे काम चल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जा रहा है। देखो ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई? कमी। पहले ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट था, अब फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो जो कमी आई है इसी को बोलते हैं किस नाम से? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से। अब अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की बात करूं, ध्यान दे बेटा, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं, बोर्ड पे देखिएगा, तो आप लोगों को पता है भैया कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा डिराइव भी कराया था, समझाने की कोशिश भी किया था कि क्यों मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जो कमी आ रही है, वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही यहां पर तुम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? के एफ। यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? के एफ। तो मेन तो ये है आपका फॉर्मूला काम का, मेन आपके काम का ये फॉर्मूला है। क्लियर है मेरा? अच्छा, यहां पर अगर मैं तुमको याद दिलाऊं तो वहां पर केबी आता था। केबी को हम बोलते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक। यहां पे इस केएफ को हम क्या नाम देंगे? यहां पर भी इसके दो नाम होंगे। एक नाम तो हम कहेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे क्या कहेंगे? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। और इसके अलावा मेरा प्यारा बेटा हम इसे एक नाम और कहेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक नाम और हम देंगे, इसे हम जानेंगे किस नाम से? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से। मेरे सामने दो नाम आ गए। मैं केएफ को या तो कहूंगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या तो मैं केएफ को क्या कहूंगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दो नाम आपके सामने आए। अब जैसा कि मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि इनकी जो डिफिनेशन है इस कांस्टेंट की, ध्यान देना, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि इनकी जो डिफिनेशन है ये 1 मार्क्स में आपके स्कूलों में या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस डिफिनेशन पे हम ध्यान देंगे कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। और याद करो थोड़ा सा, क्या याद करो सर? क्या याद करने की बात कर रहा हूं कि जब भी कांस्टेंट को मैंने बोला था इसकी डिफाइन करना हो, whenever you want to define the constant term, तो इधर वाले को रीड करना है और इधर वाले को यूनिटी कर देना, यही तो बोला था। ये टर्म है क्या? ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या कहोगे कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कैन बी डिफाइन एज, ये पूरा ऐसे बोलो, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज क्या?
इधर को रीड करो, ये है क्या, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है. इट कैन बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इट कैन बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? जब मोलालिटी कितनी हो, 1 ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन. एक मोलल सॉल्यूशन में जितना भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आए उसी को हम कहते हैं, किस नाम से मेरा प्यारा बेटा, उसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि एक मोलल सॉल्यूशन में जितना कमी आए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आए, उसे बोलते हैं 1 मोलल सॉल्यूशन. जब इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई, ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए. मैं फिर से बोलूं, कांस्टेंट को डिफाइन करना है, इधर पढ़ो उधर बंद करो. क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? क्या होगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन. जब इतनी बात समझ में आई तो एक चीज मेरा प्यारा बेटा, जैसा कि हमेशा मैं पहले से ही बता रखा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो बेसिक काम है वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास को फाइंड आउट करना है, और किसका? सॉल्यूट का. चलिए फाइंड आउट करते हैं. एक्सप्रेशन को लिखता हूं. अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सुधारेंगे तो क्या निकल के आएगा एक्सप्रेशन में? या डेल्टा टीएफ मोलालिटी का फॉर्मूला लिख देंगे. मोलालिटी का फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या निकल के आता था? डब्ल्यू बी इंटू क्या होता था? 1000 डिवाइडेड बाई क्या आता था? एमबी इंटू एमबी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम. क्योंकि तुमने 1000 लिया है तो ग्राम आ जाएगा, और अगर भाई यहां पर ये क्या कहते हैं, ये किलोग्राम में लेके चलते तो 1000 ना आता. ये देखो फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा. इस मामले में अगर तुमको एमबी निकालना है, इफ यू वांट टू डिराइव द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तुम ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालना चाहते हो बाय द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. याद रखो, कभी कभी बोर्ड में ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, पूछ सकता है. क्या कहेगा? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट. तो आप यहां से शुरू करोगे, वो पूरा एक्सप्रेशन यहां बनाते हुए ऐसे लिख के लाओगे. समझ आ रहा है मेरा? अच्छा, तो एमबी निकालो. ये इधर चला गया, ये इधर निकल के आ गया. एमबी बराबर क्या आया? के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू कितना निकल के आ गया? 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? एमबी की जगह यहां पर क्या जाएगा? डेल्टा टी एफ. और ये मेरा प्यारा बच्चा क्या आ गया? डब्ल्यू एन ग्राम. देखो निकल के आ गया ऑब्जर्व्ड मोलर मास. चेक कर लो इसमें कौन सी चीज क्या है. मैं बता दूं, अगर एमबी की बात करूं तो ये क्या है? ये मेरा प्यारा बेटा क्या है बोले तो मोलर मास. और किसका मोलर मास? ऑफ सॉल्यूट. ठीक, अगर नहीं दे रखा होगा तो आप ऐड कर लोगे. यूरिया का 60, ठीक, ग्लूकोज का 180, शुगर का या सुक्रोज का आपका निकल के आ जाएगा 342. तो ऐसे आप सबका निकाल ले जाओगे. क्लियर? यहां पर डब्ल्यू बी जो है ये वेट हो जाएगा, ये वेट या फिर मास, और वेट या फिर मास ऑफ किसका? सॉल्यूट. वेट ऑफ या फिर मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट. डेल्टा टी एफ ये क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा? ये हो जाएगा डिप्रेशन या लोअरिंग. डिप्रेशन या फिर क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा? लोअरिंग. और क्या? इन फ्रीजिंग पॉइंट. बचा क्या? बचा के एफ. के एफ गिवन होता है जनरली कितना हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्या बोलेंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे. बचा यहां पर क्या? डब्ल्यू ए. ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट. क्लियर हो रहा है मेरा प्यारा बच्चा? तो आप देख रहे होगे 3 तो 5 वेरिएबल्स हैं. तो 5 वेरिएबल में तो 5 टाइप के तो न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट ही बन गए. 5 टाइप के तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ गए. 5 टाइप के तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ गए. इन न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि कोई भी 4 वेरिएबल्स दिए, 5 वेरिएबल दिख रहे हैं फॉर्मूले में, ध्यान दो 5 वेरिएबल दिख रहे हैं, कोई भी 4 वेरिएबल दे देगा और एक वेरिएबल को फाइंड करने को कहेगा. ठीक है, यूनिट का कन्वर्जन ध्यान रखना. आप आराम से 5 तरीके के तो न्यूमेरिकल सीख ही लिए. इसी में जैसा वहां पढ़ा था, ध्यान दो, जैसा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे तुमने केबी का पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सीखा था. तो यहां पर भी केएफ का एक एक्सप्रेशन मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ जाए. वो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? एम आर, वहां टीबी नॉट होता था, यहां टीएफ नॉट का स्क्वायर आ जाएगा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000
इंटू डेल्टा एच, वहां वेपराइजेशन होता था, यहां पर फ्यूजन आ जाएगा। मतलब केएफ जो है ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है मेरा प्यारा बेटा, ध्यान दे बहुत अच्छे से, ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन देखो यहां पर दे रखा है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो शायद ही आए, बस हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर याद रखो, आएगा भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस केएफ का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है वहां पर ये काम आ सकता है। इसमें जैसा कि वहां पर भी चीजें पड़ी थी, एम क्या होता था, एम होता था मेरा प्यारा बच्चा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो पढ़ा था हम लोगों ने। आर क्या था, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होता था। यहीं पे अच्छा जो टीएफ नॉट होता था, ये क्या होता था, फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ तो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट और किसका, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां पर डेल्टा एच फ्यूजन जो है ये मेरा प्यारा बच्चा क्या है, ये मोलर इंथैल्पी है, मोलर इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी किसकी, ऑफ फ्यूजन की, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो जो जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहां लिख दी है। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मे बी शायद काम आ जाए कि बताओ भैया कौन करेक्ट एक्सप्रेशन है केएफ का, अदरवाइज इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है। आपको जो एग्जाम में न्यूमेरिकल से डील करने होंगे तो वो यहीं से डील करने होंगे। अब ये फॉर्मूला याद रखो, इसको ओपन कर लिया करिएगा। तो मैंने सीखा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपको पता चला कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिला देने से जो सॉल्वेंट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है या लोअर हो जाता है, कमी आ जाती है। डेल्टा टीएफ मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया कैसे कमी हो रही है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगा। इतनी चीज पढ़ने के बाद अब हम ये सीखेंगे मेरा प्यारा बेटा कि इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, व्हाट आर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में डील करने होंगे इसके रिलेटेड, प्लस इनके न्यूमेरिकल की थोड़ी बहुत डीलिंग करते हैं और यहां से चीजें कवर अप हो जाएंगी। क्लियर? देखिए मेरा प्यारा बेटा, यहां तक की चीजें समझने के बाद अच्छा एक चीज समझ लो कि जो चीज हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं इनका और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और अच्छे से क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होती है वो हम लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसके थ्रू हम लोग करते हैं ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस। जो इसका स्टडी मटेरियल है वो बुकलेट के थ्रू में चीजों को आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है और आपको प्रैक्टिस मिलती है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही आपको इन टॉपिक पे कमांड मिलेगी और आप ये जो न्यूमेरिकल पर बेस्ड चैप्टर हैं उनको जितना अच्छे से कवर अप करोगे मेरा प्यारा बेटा उतना ही मैक्सिमम मार्क्स की स्कोरिंग की तरफ आप केमिस्ट्री में जाएंगे। चलिए यहां तक की चीजें जब हमने पढ़ा, इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ा, तो अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भैया इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम रहता है, तो देखो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। देखता हूं कौन कौन सा। पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 CQ1। मतलब वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन जो रैंडमली आते हैं एग्जाम में मैं वो बात कर रहा हूं। पहला तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 एक तो ये आता है कि व्हाट इज द एंटी फ्रीज, व्हाट इज द एंटी फ्रीज सब्सटेंस। आप बताइए एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या होते हैं। अब नाम से पता चला एंटी फ्रीज का मतलब जो क्या करे कि जो फ्रीजिंग को रिड्यूस कर दे। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो बहुत कोल्ड एरियाज होते हैं, जो बहुत ठंडे एरियाज होते हैं मेरा बच्चा, जो कोल्ड एरियाज होते हैं, ठीक है, माना आप हिमालय पे चले गए या बहुत जो ठंडे एरियाज होते हैं उनमें होता क्या है, एक प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकती है कार रेडिएटर में, कार रेडिएटर में। अब कार रेडिएटर में जो वाटर भरा हुआ है, ठीक है, कार रेडिएटर में वाटर भरा हुआ है, कहीं ये फ्रीज ना हो जाए, कार रेडिएटर में ये जो वाटर भरा हुआ है कहीं ये फ्रीज ना हो जाए क्योंकि भाई टेम्परेचर बहुत कम है। इवन वो जो जोन्स होते हैं वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस भी होते हैं कभी कभी। और आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में होता क्या है कि वाटर जो होता है वो फ्रीज कर जाता है। तो जो कार हो गए, जो व्हीकल्स हो गए, उनमें वाटर फ्रीज ना हो जाए जो कि एक प्रॉब्लम है, ये वाटर फ्रीज ना हो जाए जो कि एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट दीज प्रॉब्लम्स,
इस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं मेरा बच्चा, यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, एंटी फ्रीज सब्सटेंस यूज करते हैं। अब मैं अगर बात करूं इन एंटी फ्रीज सब्सटेंस में, एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, वो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मूला आपका आ जाएगा CH2 दोनों साइड OH। क्लियर है? तो एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि बताइए ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इस इथाइलिन ग्लाइकोल को मैं कार रेडिएटर में क्यों यूज करता हूं, या फिर किसी भी एक एंटी फ्रीज सब्सटेंस का नाम बताइए। तो आप यही बोलोगे कि भाई इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज मैं कार रेडिएटर में इसलिए करता हूं जिससे हम लोग क्या कर पाए, जिससे हम लोग प्रिवेंट कर पाए। और किस चीज से प्रिवेंशन, हम लोग प्रिवेंट कर पाए, ये वाटर जो है उसको फ्रीज होने से। ये फ्रीज कैसे करता है, जनरली ये करेगा क्या मेरा बच्चा, ये जो एंटी फ्रीज सब्सटेंस होते हैं दे लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं मेरा बच्चा, कम कर देते हैं। ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। भाई फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देने से क्या फायदा, अब एक नॉर्मल सी बात करो, हमने कहा कि किसी एरिया में टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। अब -2 डिग्री सेल्सियस अगर है टेम्परेचर तो ऑब्वियस सी बात है वाटर फ्रीज कर जाएगा। भाई अगर 2 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर यहां पर क्या कर जाएगा मेरा प्यारा बेटा, ऑब्वियस सी बात है फ्रीज कर जाएगा। अब हमने उस वाटर के अंदर ये एंटी फ्रीज सब्सटेंस मिला दिया, एंटी फ्रीज में इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दो, इवन NaCl भी मिला सकते हैं। अब एंटी फ्रीज सब्सटेंस मिला देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो कि वाटर का, ध्यान देना वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि टेम्परेचर उससे भी कम है इसलिए वो फ्रीज कर जा रहा था। अब अगर तुमने ये क्या किया, एंटी फ्रीज सब्सटेंस ऐड कर दिया, अगर तुमने क्या किया, एंटी फ्रीज सब्सटेंस जो है उस एंटी फ्रीज सब्सटेंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। हमने कहा -4 डिग्री सेल्सियस चला गया, मतलब जो वाटर के अंदर तुमने एंटी फ्रीज सब्सटेंस मिलाया ना, तो अब जो वाटर है एंटी फ्रीज सब्सटेंस के साथ वो अब 0 पे नहीं फ्रीज करेगा, अब वो 0 पे फ्रीज ही नहीं करेगा, अब कितने पे फ्रीज करेगा, -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर -4 पे फ्रीज करेगा तो क्या -2 पे वो फ्रीज होगा, वो बिल्कुल नहीं फ्रीज होगा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -4 है। जब तक टेम्परेचर -4 नहीं जाएगा अब तब तक वाटर फ्रीज नहीं करेगा। तो ये काम रहता है किसका, एंटी फ्रीज सब्सटेंस का। एंटी फ्रीज सब्सटेंस करते क्या है, एंटी फ्रीज सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट को ही कम कर देते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसी में होता क्या है मेरा प्यारा बेटा, ये जो क्वेश्चन था कि भाई इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों मिलाते हैं, हम इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड क्यों करते हैं, या फिर एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या होता है, एक ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी में कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2 इसी का सेम वर्जन, क्या कि वाई वी स्प्रेड, हम क्यों स्प्रेड करते हैं मेरा बच्चा, ठीक है, या हम क्यों मिक्स करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, क्या NaCl, या फिर आप बोल सकते हो इन भाषा में सॉल्ट, सिंपल सी भाषा में वाई वी ऐड, या फिर वाई वी मिक्स, या फिर वाई वी स्प्रेड सॉल्ट, बोले तो NaCl, ठीक है, इनटू द स्नोई रोड। जो स्नोई रोड होती हैं जहां पे स्नो होता है उनमें भैया हम क्यों ऐड करते हैं ये नमक, नमक क्यों छिड़क देते हैं। तो ऑब्वियस ही चीज है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो बहुत ठंडे एरिया है जैसे पश्चिम देश होते हैं उनमें क्या होता है कि रोड पे जब बर्फ जम जाती है तो बर्फ को हटाने के लिए उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है। क्यों, क्योंकि नमक जो होता है, क्यों, क्योंकि जो NaCl होता है ये कैसा काम करता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का काम करता है। प्लस जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का काम करेगा, तुमने ऐड किया उससे, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से एंटी फ्रीज का काम कर रहा है। और जैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो जो आइस हो जाएगा वो मेल्ट कर जाएगा। ये बात ध्यान देना, आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ये आइस को मेल्ट करने के लिए, मतलब NaCl को हम ऐड क्यों करते हैं, टू रिमूव द आइस फ्रॉम द रोड, टू रिमूव द आइस फ्रॉम द रोड, फ्रॉम द रोड, ऐसे लिखोगे इसका आंसर। कैसे,
by decreasing their फ्रीजिंग पॉइंट, उनके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करके, मेरा प्यारा बेटा, कम करके। इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कभी कभी स्कूल में सेम क्वेश्चन को एक अलग नाम दे दिया जाता है, या बोर्ड में ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ क्या होता है डी आइसिंग एजेंट। डी का मतलब होता है रिमूव होना, तो डी आइसिंग एजेंट मतलब जो आइस को रिमूव करते हैं, तो NaCl आप ऐसे बोलोगे NaCl इज वर्क एज अ डी आइसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये आइस को रिमूव करता है बाय लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट करके, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करके। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये समझ में आया, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये समझ में आया, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये समझ में आया कि डी आइसिंग एजेंट क्या होते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया भी था कि यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, क्या गलती होती है कि चार बार आपको एक्वा सॉल्यूशन दे दिए, उसने ऐसा क्वेश्चन कहा देयर आर 4 एक्वा सॉल्यूशन, आपके सामने 4 एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऐसे करके दे दिया। क्या क्या? पहला दे दिया 0.1 मोलैरिटी ऑफ NaCl, जैसा हमेशा मैं बताता हूं 0.1 मोलैरिटी ऑफ K4FeCl का होल 6, एक ये दे दिया 0.1 मोलैरिटी यूरिया दे दिया, और भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, मैं 3 से ही स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, हमने कहा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, या यूरिया दे दे, यूरिया में तो ऐसा चीज है। तो ऐसा क्वेश्चन में पिछले 2 टॉपिक में पढ़ाया था, तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा। क्या अंदाजा लग जाएगा कि हम उसमें देखने हैं सॉल्यूट पार्टिकल कितने मिलेंगे। तो NaCl को ब्रेक करेंगे, तो NaCl को ब्रेक करने पे आपको पता है कितने सॉल्यूट पार्टिकल मिलेंगे। आपको NaCl के ब्रेक करने पे आपको 2 सॉल्यूट पार्टिकल मिलेंगे, Na+Cl-। इसको ब्रेक करोगे तो 4K+ एंड दिस 5 सॉल्यूट पार्टिकल मिलेंगे, और इस पे आपको 0 मिलेगा। ये तो अंदाजा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा गेम हो जाता है। क्या क्वेश्चन में गेम हो जाता है? उसने कहा ऐसे, अरेंज द फॉलोइंग, इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अब यहां पर ध्यान देना, 2 चीजें हो जाती है यहां पर, यही गलती होती है। क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट, या ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर क्या पूछे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केवल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज अजीब हो गया, क्यों अलग हो गया? क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ए वाले में तो कोई गलती नहीं होगी ज्यादा। क्यों नहीं गलती होगी ए वाले में? सॉल्यूशन देखो, ए वाले में तो कोई गलती नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये डायरेक्ट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डायरेक्ट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सीधे सीधे ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। ये सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उतना ही ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें आएगी? सबसे ज्यादा कमी किसमें आएगी? सबसे ज्यादा कमी इसमें आएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम, तो जब सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर सुना, कमी किसमें ज्यादा आई है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें आया है, तो ये सबसे ज्यादा हो गया। सबसे कम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसमें, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या जाएगा? ये थर्ड, फिर क्या जाएगा? ये फर्स्ट वाला, वो 2 ही पार्टिकल थे, उसमें फिर सेकंड वाला। ये देखो ऑर्डर आया, क्योंकि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तौर पे कंसीडर करना है। लेकिन जब फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जब ये कहे कि तुम फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग भैया अरेंज करके दिखाओ, तब कहानी बदलेगी। क्योंकि जिसमें ज्यादा कमी आएगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। भाई 3 थे, 0 0 0 0 इसका, 0 इसका, 0 इसका, एक में 1 की कमी आई, एक में 2 की कमी आई, एक में 5 की कमी आई। तो जिसमें कमी 5 की ज्यादा आई है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा, -5 चला जाएगा।
तो मतलब ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट की कमी सबसे ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट की कमी इसमें आई है, तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट की कमी इसमें आई है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट वो इसमें सबसे ज्यादा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा, क्योंकि जब फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 था, अब कमी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब तो और कम हो जाएगा ना फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये ध्यान देना, आप चाहो तो सीधे ऐसे रट लो कि फ्रीजिंग पॉइंट ये जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। कंफ्यूज मत होना बेटा, मैं फिर से बता देना, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इस जगह पे गड़बड़ी कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जिसमें जितने ज्यादा बच्चे रट क्या लेते हैं, जिसमें जितने ज्यादा पार्टिकल उसको वैसे अरेंज कर दो ज्यादा वाले में, नहीं, यहाँ इसमें सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम इसका होगा, मतलब इसमें ऑर्डर बदल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड, फिर आ जाएगा फर्स्ट और ये आ जाएगा थर्ड। जिसमें कमी सबसे कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ये ऑर्डर करेक्ट है। तो आप देख रहे हो कि यहां पर हमने फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ स्कूल में आने वाले और बोर्ड में आने वाले अच्छे क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जनरली आते हैं, उनको डील किया। एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या होता है, क्यों हम स्नोई रोड पे हम नमक को छिड़कते हैं, उसी को नमक को ही हम NaCl को ही डी-आइसिंग एजेंट भी कहते हैं, और ये अरेंज करने वाले। अब हम एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, इसके साथ ही ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और आप इसके प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा। और इसके अलावा जब ये टॉपिक यहाँ वीडियोज में कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं वैसे भी आपको एनसीईआरटी प्लस अनदर जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तो कोई कमी नहीं हो, तो वैसे भी हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। तो चीजों को ध्यान दीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ, ठीक। देखो बेटा, क्वेश्चंस को जल्दी से हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसके बाद तब चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर ये तो बेसिक फॉर्मूला आपका यूज होता है न्यूमेरिकल के लिए। आपको जैसा मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब कितना हो गया है, अगर क्वेश्चन ही पूछा ना सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया है, तो जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का, उसमें से जो कमी आई है उसको हटा दोगे। और ये कभी कभी प्योर सॉल्वेंट नहीं देता है, अगर नहीं देगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। ध्यान देना कि अगर ये चीज नहीं दे रखी है तो मान के चलो वो एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप यहाँ पर 373 केल्विन खुद ही रख दोगे। क्लियर है मेरा बच्चा? मतलब अगर क्वेश्चन में TF नॉट नहीं दे रखा है तो मान के चलो कि TF नॉट की वैल्यू यू हैव टू पुट 373 केल्विन, उसमें से डेल्टा TF हटाओगे, क्यों? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन होगा और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप आइडिया लगता रहेगा, कोई बहुत बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज होता है, वेरिएबल्स जो नहीं दिया सारे दिए, एक नहीं दिया है वो फाइंड आउट करो, या ये कॉन्सेप्ट लगा लो, बस क्वेश्चन आते रहेंगे। जब तक आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक सिंपल ही क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन देखता हूं जल्दी से, सबसे पहले गिवन लिख लेता हूं। पूछा क्या है, व्हाट आर मास एथिलीन ग्लाइकोल, इसको डिसॉल्व किया जा रहा है तो ये सॉल्यूट है, और इसका मास नहीं दिया है वो पूछा गया है, डब्ल्यू भी पूछा गया है। मोलर मास देखो सॉल्यूट का दिया गया है, कितना दिया गया है, एमबी का मोलर मास 62 ग्राम पर मोल दिया गया है। डिसॉल्व कर रहे हैं कितने, 5.5 kg ऑफ वाटर, तो वाटर का मास देखो दे रखा है कितना, 5.5 kg, मतलब 10⁻³ ग्राम, इतना ये सॉल्वेंट का मास दिया है। और फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है वो निकाल लो, कितनी है, 0 में से घटा दोगे -10, तो जैसे आप घटाओगे मेरा प्यारा बेटा तो कितना निकलेगा, 10 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि चेंज जो होता है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में क्या होता है, सेम। सारी चीजें निकल के आ गई। केएफ तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, देखो देख ही रहा है, केएफ की वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। अब जब सब दे रखा है तो करना क्या है, आप फॉर्मूला लगाइए सीधे, फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम, एम का फॉर्मूला पता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एमबी इंटू डब्ल्यू ए। सारी चीजें दे रखी, डेल्टा टीएफ 10 दे रखा है, केएफ की वैल्यू 1.86, डब्ल्यू बी पूछा गया है इंटू 1000, एमबी 62 दे रखा है, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, 5.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। पूरा सॉल्व करिए, जैसे इसको पूरा सॉल्व करोगे आपको मालूम होगा कि ये जो डब्ल्यू बी है वो निकल के आ जाएगा अराउंड लगभग अप्रॉक्स इसके पास आ जाएगा आंसर। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, कोई न्यूमेरिकल में बहुत कठिनाई नहीं है।
अच्छे न्यूमेरिकल्स और जो थोड़े टिपिकल कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग वाले न्यूमेरिकल हैं वो अलग हमसे प्रैक्टिस करा देंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई